हाँ, आज के इस वेबिनार में ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी उत्तराखंड चैप्टर की ओर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज का जो मुख्य विषय है जिससे आज हम सभी लोग गुजर रहे हैं, कोविड-19 फैक्ट एंड मिसकॉन्सेप्शन, तथ्य और गलतफहमियां, इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। इसी के भागरूप, इसी के क्रम में मैं ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी का एक संक्षिप्त परिचय यहाँ पे रखूंगा। ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी एक साइंस ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना जो 1995 में वेस्ट बंगाल सोसाइटी के अंडर रजिस्टर्ड की गई थी। ये आज पूरे देश भर में अलग अलग स्टेट और कुछ कंट्रियों में समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है। इस साइंस सोसाइटी का जो मुख्य उद्देश्य है, समाज में एक वैज्ञानिक चेतना को जागरूक करना है, विज्ञान में समाज को एक सही दिशा की ओर लेके जाना है। और ये डिमांड करता है कि समाज में एक साइंटिफिक, डेमोक्रेटिक और सेकुलर एजुकेशन हो। और एक अपील भी आप लोगों से करता हूं कि अगर आपको इस ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी का उद्देश्य विज्ञान संबद्ध लगे और इसके विचार ठीक लगे तो आप इसके मेंबरशिप के लिए हमारी वेबसाइट पर आवेदन भी कर सकते हैं। आज का जो मुख्य विषय है कोविड-19, इसके मुख्य जो स्पीकर हैं, मेन स्पीकर डॉक्टर मनमथ नरवाने जी, जो नेशनल सिंघुआ यूनिवर्सिटी हिंचू ताइवान से पोस्ट डॉक्टर फेलो एट बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है। ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी उत्तराखंड चैप्टर से मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और साथ ही हमारे बीच ऑल इंडिया ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर और साइंस एक्टिविस्ट चंचल घोष जी भी जुड़े हैं, जो कोलकाता से हैं। उनका भी मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और अब हम जो आज का जो टॉपिक है उसको शुरू करने के लिए मैं डॉक्टर मनमथ नरवाने जी से आग्रह करूंगा कि वो अपना वक्तव्य यहाँ पे रखें। और साथ ही इस बीच आपके कुछ सवाल हो तो आप इसे या तो किसी कागज पे या हमारे कमेंट बॉक्स पे भी लिख सकते हैं। इस वक्तव्य के बाद एक सवाल जवाब का सेशन होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल दे सकते हैं। सर आप। Thank you very much, Kuldeep, for introduction. I would like to welcome all the people for this webinar. आज का हमारा टॉपिक, जैसे कुलदीप जी ने बताया कि कोविड-19 के फैक्ट्स और मिसकंसेप्शन के ऊपर बेसिस है। यहाँ पे मैं कुछ ब्रीफली इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा, लेकिन जैसे कुलदीप जी ने बताया कि हाउ ब्रेक थ्रू साइंस वर्किंग फॉर दिस थिंग्स एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सोसाइटी, तो उस बेसिस के ऊपर मुझे एक कोट याद आ गया जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि एजुकेशन इज द नॉट लर्निंग फैक्ट बट थिंकिंग बट द ट्रेनिंग टू थिंक। तो इसका मतलब ये होता है कि हम जब सीखते हैं तो सिर्फ फैक्ट्स जानने के लिए सीखते नहीं, ना कि उसको हम किस प्रकार से थिंकिंग में चेंज कर सके, इसके लिए हम वी ट्राई टू लर्न द थिंग्स। सो आज का हमारा टॉपिक जो है कोविड-19 के कॉन्सेप्ट के ऊपर। सो यहाँ पे कुछ कंटेंट्स है, उसके बारे में मुझे बताना चाहूंगा मैं। सो टुडेस टॉपिक, लाइक वी वुड लाइक टू टॉक अबाउट द वायरस, क्या होता है, उसका ओरिजिन कैसे है, उसके बाद स्ट्रक्चर और वायरस का स्ट्रक्चर कैसे होता है और उसके डिफरेंट स्ट्रेन का ओरिजिन कैसे होता है। उसके बाद फिलहाल के लिए हमें कौन से ट्रीटमेंट्स कोविड-19 के लिए अवेलेबल है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा वैक्सीनेशन और एंटीवायरल ड्रग्स, इसमें डिफरेंस क्या है और वैक्सीनेशन कब करते हैं और एंटीवायरल ट्रीटमेंट हम कब करते हैं। उसके बाद कोविड-19 और आयुर्वेदा या फिर अदर मेडिसिन सिस्टम इसमें क्या रोल प्ले करती है। उसके बाद मिथ रिगार्डिंग कोविड-19 और कंक्लूडिंग रिमार्क्स। सो लेट्स डाइव इन द टॉपिक। सो सॉरी, जैसे कि हमें पता है कि वायरस जो है वो बहुत छोटा मॉलिक्यूल होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे
you can see that like DNA, virus, bacteria, and human cell. If you compare the size, then you will know. Like, for example, DNA is like 10 nanometers, most smallest molecule. Then virus जो है 100 नैनोमीटर है, जो बैक्टीरिया का साइज होता है 1000 नैनोमीटर, और जो ह्यूमन सेल है वो 10,000 to 100,000 नैनोमीटर होता है. सो मैं अक्सर ये कहता हूँ, हर बार जब कहता हूँ, जो वायरस जो है ना, बैक्टीरिया के सेल में क्रिकेट खेल सकता है, इतना उसका साइज होता है. और वायरस में ज्यादा कुछ नहीं होता. मतलब वायरस के भी अलग अलग प्रकार है. अगर सिंपली देखा जाए, जहाँ पे आप अब अभी जो पिक्चर देख रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि वायरस एक न्यूक्लिक एसिड का कोर है और उसमें एक आरएनए का मॉलिक्यूल है. इतना ही उसका स्ट्रक्चर होता है. वो उसके ज्यादा कंपोनेंट नहीं होते. वो होस्ट सेल में जाके फिर ये करता है. नेक्स्ट आप देखेंगे, based on DNA and RNA strands present in the virus can be divided. Means like DNA के स्ट्रैंड, आपको अगर बेसिक स्कूल या फिर कॉलेज में पता होगा कि DNA के स्ट्रैंड डबल स्टैंडर्ड होता है और सिंगल स्टैंडर्ड होता है. तो डबल स्टैंडर्ड में फिर जैसे आपने इसमें देखा कि जो एनवेलप है, वो एनवेलप जो एनवेलप है वो उसको एनवेलप वायरस कहते हैं. जैसे कि वायरस का, जस्ट अ मोमेंट, आई विल जस्ट शो यू द सॉरी. जो एनवेलप है वो वायरस आरएनए के आसपास जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है उसको एनवेलप कहते हैं. और दूसरा है अनवेलप, मतलब सिंपली एक आरएनए स्ट्रैंड होता है, उसके बेसिस के ऊपर उसको हम डिवाइड करते हैं. दूसरी चीज है आरएनए वायरस. मतलब आरएनए वायरस में भी फिर जो प्लस अनएनवेलप्ड एंड एनवेलप्ड, एंड देन अगेन इट्स आल्सो डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ वायरसेस. सो उसके एग्जांपल्स अगर डीएनए स्टैंडर्ड में देखेंगे हम, उसके एग्जांपल्स है हर्पिस वायरस या फिर एडेनो वायरस या फिर पैरो वायरस. और आरएनए में आप देखेंगे कि कोरोना आता है, बाद में रेट्रो वायरस आता है या फिर एडेनो वायरस आते हैं. ये जो वायरसेस है ये जैसे कि एचआईवी का जो वायरस होता है वो रेट्रो वायरस होता है, या फिर हर्पिस का जो वायरस होता है वो हर्पिस वायरस से आता है, या फिर पेपिलोनो वायरस आता है. सो दीज आर लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ टाइप्स ऑफ द वायरसेस बेस्ड ऑन दिस वन. इसमें आप ये डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं. इसमें इसमें आप जो डायग्राम देख रहे हैं, इसमें ये हर्पिस वायरस का स्ट्रक्चर आप देखेंगे. उसमें जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, उसके बाद आरएनए है जो कोरोना वायरस का डायग्राम भी देख सकते हैं आप. उसके ऊपर स्पाइक्स अवेलेबल है. बाद में प्लस एस एस आर एन ए है, माइनस एस एस आर एन ए है, फिर प्लस एस एस आर एन ए है. ये डिफरेंट काइंड ऑफ वायरस से जो एक स्ट्रक्चर को अलग अलग प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं. ये जो दिस इज लाइक अ बेसिक moiety present in the virus system. ये जो है, मतलब ये research like it's going on like more than 50 years or 100 years. We don't know. Once the virus knows, and from that time this kind of structures already started to know. तो अभी हम देखेंगे कि कोरोना वायरस का ओरिजिन कैसे हो गया है. सो कोरोना वायरस मतलब ये अभी जो फोकस में आया है वो सार्स कोविड 2 वायरस फोकस में आया है. लेकिन इसके पहले जेनेटिकली डाइवर्स कोरोना वायरस, मतलब उसके अलग अलग स्ट्रेन है कोरोना वायरस के. जैसे आप देख सकते हैं, इस वायरस का नेचुरल होस्ट जो था वो एक रैट और एक बैट था. सो फ्रॉम रैट then it goes to the like cow or deer or like some identified host or camel or like a cat again. फिर वहां से ये ह्यूमन होस्ट में आया, और ह्यूमन होस्ट में आने के बाद इस वायरस का मतलब आप अगर डिस्कवरी देखेंगे यहाँ पे, सो यू विल नो दैट इट्स लाइक स्टार्टेड फ्रॉम मिड 1960s. सो 1960s में इसकी पहले डिस्कवरी हुई. उसके बाद 2004 में फिर इसका जब पैंडेमिक आया तब हमें पता चला. बाद में 2003 में भी इसका फिर से पैंडेमिक आया. सो 2003 में जो आया था वो सार्स आया था. फिर 2012 में मर्स आया था. मतलब हम इसके कारण ज्यादा अफेक्ट नहीं हुए. लेकिन जो अभी 2019 में आया वो था सार्स कोविड 2. तो इसके फिर अलग अलग क्लासिफिकेशन है. आप राइट साइड, स्क्रीन के राइट साइड पे देख सकते हो. इसके फिर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, अलग अलग प्रकार की इसके फिर क्लासिफिकेशन होती है. इसका हम फिर से डिटेल में देखेंगे. सो
तो यहाँ पे देखिए जैसे कि हमें पता है एनिमल या फिर प्लांट की जो फैमिलीज होती है, वैसे भी वायरस की वो फैमिली होती है, फिर उसकी सब फैमिली, उसका जीनस, और उसके बेसिस के ऊपर उसको फिर डिवाइड करते हैं। यहाँ पे इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि कोविड-19 का जो स्ट्रक्चर है उसमें आउटर लेयर पे आप देखेंगे तो वहां पे दे आर लाइक स्पाइक प्रोटीन्स, उसके बाद मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है, उसके बाद आरएनए है। सो दीज आर लाइक दीज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, एंड देन लाइक ए पिक्चर में आप देखेंगे ए साइड में तो आपको देखेगा कि अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, और उसका फिर आगे सब फैमिलीज हो गई है। सो लाइक बीटा का फिर मतलब ए बी सी डी, उसमें फिर एच सी ओ वी, बाद में सार्स कोविड 1, सार्स कोविड 2, मर्स, सो ऑन. So this is like a basic structure for the virus. Next, you can see that like how strains working means like how are the working strains. Oh, sometimes screen is like just a moment because we are live, so screen is getting stuck. I'm sorry. Yeah, now here you can see. So these are strains. Like यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो अल्फा स्ट्रेन है, जो प्रोजेनेटर था, उसमें से जो अल्फा स्ट्रेन है, वो अल्फा स्ट्रेन की सबसे पहले उसकी डिस्कवरी चाइना में हुई, वुहान में. सो दैट इज लाइक अल्फा स्ट्रेन. देन लाइक इट गोज टुवर्ड्स द बीटा स्ट्रेन, देन गामा, डेल्टा, ईटा, एंड देन सो ऑन. सो अल्फा स्ट्रेन सबसे पहले हमें वुहान में मिला, उसके बाद बीटा स्ट्रेन अभी जो हमारे इंडिया में अवेलेबल है, उसके बाद गामा स्ट्रेन, जो गामा स्ट्रेन अभी आप लास्ट टाइम आपने सुना होगा कि ब्राजील और यूके में एक नया स्ट्रेन मिला है, दैट इज लाइक द गामा और डेल्टा स्ट्रेन. So these are like a different strain, and then like delta strain also found in the South Africa. So this is like a ये स्ट्रेन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जब वायरस म्यूटेंट होता है, यूजुअली वायरस का स्ट्रक्चर बहुत कम होता है, जो आरएनए होता है ना, वो आरएनए में म्यूटेड जीन्स मिलते हैं, और म्यूटेड जीन के कारण उनकी फंक्शनैलिटी चेंज होती रहती है. सो दैट्स व्हाई बेस्ड ऑन दैट न्यू फाइंडिंग्स people used to give the names like alpha, beta, gamma, delta, and so on. So next, like we want to know how does these strains work in a human body. So उसके लिए हमें थोड़ा सा उसका बेसिक पता होना जरूरी होता है. So उसमें हम देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी में जब मतलब सार्स कोविड का जो वायरस किसी ड्रॉपलेट से या फिर एयरबर्न से किसी ह्यूमन बॉडी के कांटेक्ट में आता है, तो इन ह्यूमन बॉडी वी हैव लाइक AC2 receptors which is like abundant all over the body, but like ये जो रिसेप्टर्स है ये प्रोमिनेंटली रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत डोमिनेंट होते हैं. तो उसमें जो AC2 रिसेप्टर होते हैं, उस रिसेप्टर के ऊपर ये जो स्पाइक्स प्रोटीन है, इट अटैक्स ऑन दैट स्पाइक प्रोटीन, और उस बेसिस के ऊपर से ये फिर इट गोज इन आवर बॉडी सेल्स. और जब एक बार ये बॉडी सेल में चले गए, बॉडी सेल में जाने के बाद जो आउटर लेयर है, आप फिगर में देख सकते हैं, आउटर लेयर इज लाइक गेटिंग ब्रेक डाउन द न्यूक्लिक एसिड लेयर. सो once the nucleic acid layer is getting break down, the RNA transfer to the polypeptide chain. ये जो polypeptide chain होती है, ये हमारे सेल में प्रेजेंट होती है. तो जब ये वायरल RNA उस polypeptide chain के पास चला जाता है, उस RNA के साथ साथ वायरस एक एंजाइम रिलीज करता है, उसका नाम है वायरल प्रोटीएज. वो वायरल प्रोटीएज क्या करता है, वो वायरल प्रोटीएज एबल टू कट डाउन दिस पॉलीपेप्टाइड चेन. अभी आप पूछेंगे कि व्हाई वी नीड टू कट डाउन दिस पॉलीपेप्टाइड चेन, क्योंकि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये अगली स्टेप का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, पैरामीटर है. मतलब ये क्या करता है, ये जो ब्रेक चेन है, इट्स हेल्प्स टू सिंथेसाइज न्यू आरएनए स्ट्रैंड्स विद द हेल्प ऑफ आरएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज. दिस इज लाइक वन काइंड ऑफ द एंजाइम. किसी भी इफ यू नो द नॉर्मल प्रोसेस, हम जब कुछ खाते हैं या फिर वी ईट एनीथिंग और समथिंग, we also need enzymes for everything. जैसे कि हमारे salivary glands होती है, बाद में पेप्सिन होता है. These are like enzymes, they help us to digest the food. Similar way, virus also has some enzymes that helps to regrow another new strain of the virus or new particle of the virus. तो ये जो enzymes थे, इसके बेसिस के ऊपर फिर आरएनए का सिंथेसिस होता है. आरएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज उस आरएनए सिंथेसिस को हेल्प करते हैं. फिर
वो जो आरएनए है और जो न्यूक्लिक एसिड है, वो हमारे सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम का एक इज लाइक काइंड ऑफ हाउ टू से द वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एप्परेटस, उसके बीच में ये वायरस का फिर से इट्स लाइक गेटिंग फॉर्म्ड अगेन। उसके उसके साथ वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब ले लेता है उससे, और इट्स फॉर्मिंग अगेंस्ट स्ट्रक्चर। फिर उसकी पैकेजिंग हो जाती है, और पैकेजिंग होने के बाद वो रिलीज होता है, और ये साइकिल फिर से रिपीट होती है। तो अभी हम देखेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, लाइक देयर इज अ येलो ट्रायंगल्स, यू कैन सी दैट वन। सो मतलब जो एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं ना, दे वर्क ऑन दिस काइंड ऑफ थिंग्स। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे वायरस ने बॉडी के अंदर एंट्री किया, एंट्री once virus get enter into body, then like for example हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ये आपको पता है इज एंटी मलेरियल ड्रग है। ये मलेरियल ड्रग फिर ये जो आउटर लेयर है ना, उसको ब्रेक होने से रोक देता है। अगर यही ब्रेक नहीं हुआ तो फिर फर्दर जो साइकिल है वो स्टॉप हो जाती है। या फिर प्रोटीज इनहिबिटर है, प्रोटीज इनहिबिटर को जैसे लोपिनावीर या फिर डायनोफिवीर, ये जो एंटीवायरल एजेंट्स है, ये प्रोटीज को इनहिबिट मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन है उसका ब्रेकडाउन नहीं होने देते। So if is not happen, then like further cycle it get prevented. उसके बाद आप देखेंगे कि आरएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज है, ये जो एंजाइम है ये की एंजाइम है। फिर इसके ऊपर या लाइक रिसेंटली फेमस ड्रग रेमडेसिविर, सो इट विल एक्ट ऑन दैट काइंड ऑफ एंजाइम्स व्हिच प्रिवेंट, मतलब क्या करते हैं, वो एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं। वंस एंजाइम गेट ब्लॉक, सो फर्दर साइकिल विल नॉट हैपन अगेन एंड इट गेट स्टॉप्ड। सो इसी प्रकार से ड्रग मॉलिक्यूल का मैकेनिज्म होता है, या फिर ड्रग मॉलिक्यूल एक्ट इन दिस वे। तो ऑन ब्रॉड सेंस मैंने कुछ क्लासिफिकेशन आपको बताने जा रहा हूँ, विच लाइक सो एंटीवायरल ड्रग्स बेस्ड ऑन दिस एंजाइम्स। आप अगर यहाँ देखेंगे, जैसे कि म्यूटोजेनिक न्यूक्लियोसाइड्स है, उसमें रिबाविरिन, उसका फिर जो यूटिलाइजेशन होता है वो हेपेटाइटिस बी, सी या पोलियो। बाद में ऑब्लिगेटेड चेन टर्मिनेटर्स, ये भी एक एंजाइम है, इसके ऊपर कौन सा ड्रग काम करता है, एजेडोथाइमिडिन, ये एक नामक ड्रग है। इसका यूज यूजुअली हम एचआईवी एड्स में करते हैं। उसके बाद डिले डिलेड चेन टर्मिनेटर, ये जो है ये सार्स, मर्स, कोविड, इबोला, इन चीजों में काम करता है। ये इसका जनरल क्लासिफिकेशन है। उसके बाद वी विल सी लाइक व्हाट काइंड ऑफ वैक्सीनेशन, और अगर वैक्सीनेशन हम कब करते हैं और कोविड ट्रीटमेंट कब करते हैं, जब पेशेंट अगर किसी कोई पेशेंट इज कोविड पॉजिटिव, देन वी कैन नॉट यूज द वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन इज लाइक अ प्रिवेंशन मेजर, मतलब वैक्सीनेशन तभी कर सकते हैं, इज लाइक मतलब जब हम when we are child, like we used to get vaccinated for polio, DFT, everything. So similar way, हम क्यों करते हैं वैक्सीनेशन, क्योंकि हमें वो डिसीज ना हो या फिर वो वायरल इन्फेक्शन ना हो, इसलिए हम वैक्सीनेशन करते हैं। सो हियर आल्सो द सेम प्रिंसिपल अप्लाइड। तो सबसे पहले हम एंटीवायरल ड्रग देखेंगे, लेकिन जब किसी को कोविड हो गया है तो हॉस्पिटल में किस प्रकार के ट्रीटमेंट अवेलेबल है ये देखना जरूरी होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में चला गया, so doctor can use dexamethasone is one kind of the medicine they utilize for this kind of things. दूसरी चीज, हम रेमडेसिविर अलग भी यूज कर सकते हैं, या फिर बारासिटिनिब, ये इसके साथ भी यूज कर सकते हैं। रेमडेसिविर ये यू आर रियली क्रिटिकली इल, मतलब आप बहुत ही ज्यादा सीवियर हो तब जाके यूज करना है, क्योंकि रेमडेसिविर के उसके भी अलग कुछ साइड इफेक्ट्स है। जैसे कि रेमडेसिविर आपको नॉजिया क्रिएट कर सकता है, मतलब आपको उल्टी आ सकती है, या फिर आपका लिवर अच्छा नहीं होगा तो भी आप रेमडेसिविर नहीं यूज कर सकते, क्योंकि लिवर पे वो ज्यादा अफेक्ट कर देता है। या फिर आपकी किडनी, मतलब किडनी वर्किंग नहीं कर रही है, तभी भी आप रेमडेसिविर यूज नहीं कर सकते। उसके बाद एंटीकोएगुलेंट्स, ब्लड थिनर्स, ये नॉर्मली मतलब आप कोई ड्रग्स देते हैं उसके साथ ये देते हैं, क्योंकि कभी कभी क्लॉटिंग होने के चांसेस होते हैं। सो वी हैव टू प्रिवेंट दैट क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग इनसाइड। सो उसके लिए हम एंटीकोएगुलेंट से ब्लड देते हैं। उसके बाद वी ऑल नो अबाउट द प्लाज्मा थेरेपी, जिसके वो मतलब जो पॉजिटिव आया है उसके बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज जनरेट होते हैं, उसको हम अगर नए पेशेंट में डालें, सो दे आर एबल टू लाइक जनरेट द एंटीबॉडीज इनसाइड दैट बॉडी। और
वैक्सीनेशन का अगर देखा जाए तो अभी इंडिया में 3 वैक्सीन काम कर रहे हैं। उसके हम इन डिटेल्स वी विल सी अबाउट दिस वन। द फर्स्ट वन इज द स्पुटनिक। ये जो वैक्सीन है स्पुटनिक वी, ये रशियन ये रशिया में डेवलप हुई है और उन्होंने डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट डॉक्टर रेड्डीज के साथ इसका अभी दे आर लाइक प्रिपेयरिंग 750 मिलियन डोसेस। कोवैक्सीन जो है, कोवैक्सीन ये भारत बायोटेक बना रहा है और ये इंडियन ओरिजिन की वैक्सीन है। और कोविशील्ड ये जो एस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड के साथ जो बनाई हुई वैक्सीन है, दिस लाइक प्रिपेयरिंग बाय द सीरम इंस्टीट्यूट पुणे। सो you can see this one here, like Sputnik, then कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ये 3 वैक्सीन आज काम कर रहे हैं। और इसके अलावा ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर आर लाइक दीज आर द कंपनीज दे आर वर्किंग ऑन वैक्सीन्स, जैसे कि फाइजर है, मॉडर्ना है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका है, स्पुटनिक है, जॉनसन जॉनसन है, कोरोनावैक है, सिनोफार्म है, कोवैक्सीन है और नोवावैक्स है। दीज आर द कंपनीज। और उसके आप अगले देखेंगे अलग अलग वेक्टर्स है या फिर अलग अलग उसके लेवल्स है, जैसे कि आरएनए है, वायरल वेक्टर है, इनएक्टिवेटेड वायरस है, प्रोटीन बेस्ड है। दीज आर लाइक टाइप ऑफ द वैक्सीन। और आगे आप देख सकते हैं उसमें देयर आर लाइक डोसेस। मोस्ट ऑफ द वैक्सीन is provided in the 2 dose, first dose and second dose, but Johnson Johnson vaccine can be provided in the 1 dose, which is also sufficient. Or next you can see the temperature, like at what temperature we need to store this vaccine. So vaccination is really important part, but like still we have to wait to get like more sufficient doses to get to the know the things. Yeah. So the next one is the just a moment. Sometimes screen gets stuck. Yeah. Next topic I would like to talk about the COVID-19 and Ayurveda. Like here, this is like a general views from my side. So हमारे यहाँ पे ज्यादातर मतलब ये होता है कि ये मिसकंसेप्शंस और ये है कुछ, ये WHO ने भी मतलब जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भी कुछ इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट किया है। और कुछ मिसकंसेप्शंस आयुर्वेदा के बारे में है, वो भी मुझे यहाँ पे बताना जरूरी लग रहा है। सो हियर लाइक मतलब आप अगर स्पाइसी फूड खाया या फिर आपने कुछ तीखी चीज खाई तो आपको कोरोना नहीं हो सकता, ये एक था। लेकिन साइंटिफिक वे से ये अभी तक प्रूव नहीं हुआ है कि इफ यू ईट द स्पाइसी फूड यू आर एबल टू प्रिवेंट द कोविड-19। बट आपको बैलेंस डाइट रखना या फिर रेगुलरली एक्सरसाइज करना, पानी पीना, ये जरूरी होता है। बाद में ये भी एक फैक्ट निकला था कि आपने अगर अपना खुद का ब्रेथ रोक के रख दिया थोड़ी देर एंड देन लाइक यू कैन एबल टू प्रिवेंट द मींस लाइक वायरस जाने से अंदर रोक सकते हैं। लेकिन this is also not proved medically, so don't do this one. Means like follow the steps like normal regular procedure. उसके बाद मतलब आयुर्वेद में बताया जाता है कि हल्दी का दूध पीना या फिर इससे करना, या डेफिनेटली दैट्स ट्रू, इट इम्प्रूव योर इम्यून सिस्टम, आपका प्रतिकार शक्ति बढ़ाने में उसका बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन होता है। लेकिन क्लिनिकली ये प्रूव नहीं हुआ कि उसके कारण आपका मतलब यू आर नॉट एबल टू गेट द कोविड-19, दैट इज नॉट प्रूव्ड येट। सो हमें उसके ऊपर बिलीव करना है कि इसके कारण सही में प्रिवेंट हो रहा है। आपको अगर साइंटिफिक फैक्ट पता है देन यू शुड नॉट बिलीव, अगर साइंटिफिकली कुछ प्रूव हो गया है देन यू कैन प्रूव। अगला एक रिसर्च पेपर है, उन्होंने आयुर्वेदा के बेसिस के ऊपर इन्होंने किया था। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक रिव्यू आर्टिकल मैंने देखा था रिसेंटली, जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटेड, उसमें उन्होंने अंडरस्टैंडिंग कोविड-19 पैंडेमिक, और उसमें फिर उन्होंने कॉम्प्रेसिव पर्सपेक्टिव दिया है। सो ये जो है ना, इन्होंने इसमें बताया गया था कि एनिशियंट टाइम में जब पुराने समय में जब ऐसे पैंडेमिक आता था या फिर जैसे कोई महामारी आती थी, उस टाइम में एक आचार्य माधव इन मसूरी का इन्होंने एक चार्ट बनाया है। उस चार्ट के बेसिस के ऊपर उन्होंने ये बताया था कि किस प्रकार से इस मतलब कोविड-19 जैसे पैंडेमिक को किस प्रकार से हम हैंडल कर सकते हैं या फिर किस प्रकार से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सो यहाँ पे उन्होंने फिर अलग अलग तरीके बताए हैं। जैसे अगर आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होगा कि आयुर्वेदा 3 बॉडी टाइप में डिवाइड करता है, वाता पित्ता कफा, और उसके बेसिस के ऊपर फिर
वो डायग्नोस्टिक करता है और ये करता है. आई एम नॉट एक्सपर्ट इन आयुर्वेदा, बट लाइक व्हाट आर द थिंग्स आई सी ऑन द पेपर, दैट्स आई वुड लाइक टू से. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के डाइट या फिर अलग अलग प्रकार के प्लान से उन्होंने उसका निराकरण करने का समय किया है. बट आपको ये भी फैक्ट पता है कि आयुर्वेदा टेक्स लॉन्ग टाइम, क्योंकि ये इंडिविजुअल बॉडी के ऊपर भी डिपेंड करता है. सो इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू. Please unmute Manmat. और पवन जी को म्यूट कर दीजिए और मनमत को अनम्यूट करिए. अंकित. हाँ मनमत. Okay. Can you able to see my screen? हाँ. Put it on हाँ full screen. Okay. So you can see now the way they are showing this pathway. Then so this is the table they try to show here based on their different प्रकृतिस, बॉडी प्रकृतिस, और उसके बेसिस के ऊपर उन्होंने फिर चिकित्सा की है और चिकित्सा के बेसिस के ऊपर उन्होंने बताया कि किस प्रकार से कौन सा फीवर या फिर किस प्रकार से किस बॉडी को कौन सा फीवर हो सकता है. लेकिन जहां तक मुझे पता है आयुर्वेदा में इट टेक्स टाइम, और आपको इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मतलब यूजुअली जब हम कोई एलोपैथिक और जो मॉडर्न मेडिसिन में वी ट्राई टू प्रोवाइड द क्लिनिकल ट्रायल्स. सो इन दिस केस जब ये पेपर जब पढ़ रहा था मैं, तो इन्होंने भी यही बताया कि इनके पास एनफ क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुए हैं. अगर इनके पास एनफ क्लिनिकल ट्रायल्स होते, सो दे कैन प्रोवाइड द डेटा टू शो द थिंग्स प्रॉपरली. So now next is I want to say how rumors spread about the COVID-19. जैसे कि ये चीज COVID-19 या फिर कोई भी अदर रूमर्स होते हैं उसको भी ये चीज लागू होती है. जैसे कि आपने देखा, चलो ठीक है, आपको एक इंफॉर्मेशन मिली कि हाँ ये कुछ हो रहा है, मतलब ये चीज अच्छी है, लेकिन आपने उसको मतलब उसको वेरीफाई नहीं किया और आपने एक ग्रुप को भेज दिया. फिर उस ग्रुप में एक आदमी ने उसको वेरीफाई किया. वन पर्सन वेरीफाइड दैट ओके दिस इज रूमर एंड दिस इज नॉट द फैक्ट. देन इट मूव्स टू द नेक्स्ट फैक्ट एंड देन नेक्स्ट. ये चेन फिर चलती रहती है. तो अगर हमें कुछ भी रूमर मिला या फिर कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली, वी मस्ट कंफर्म दैट दिस इज रियल इंफॉर्मेशन और दिस हैज सम फैक्ट या फिर दिस हैज सम बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, ना कि हम ब्लाइंडली उसको फॉरवर्ड करें. सो यहाँ पे मैं कुछ मिथ या फिर कुछ जो रूमर्स स्प्रेड हुए थे कोविड के बारे में, उसके बारे में बताना चाहूंगा. जैसे कि ये WHO ने प्रसारित किया है. सो आई एम जस्ट फॉलोइंग देयर स्टेप्स. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हाउस फ्लाइज होती है उसके कारण कोविड फैलता है, ऐसा मिसकंसेप्शन था. लेकिन फैक्ट ये है COVID-19 इज नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू हाउस फ्लाइज. बाद में ये भी बताया गया कि COVID-19 बहुत सीवियर है, बहुत ही होता है, लेकिन अगर मेडिकल सिस्टम में या फिर देखा जाए मैक्सिमम लोग मतलब 1% और 2% पीपल आर डाइंग. नाउअडेज प्रॉब्लम इज डिफरेंट, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द पीपल आर रिकवरिंग फ्रॉम दिस डिसीज. बाद में ये भी एक मिथ फैला हुआ था कि आप अगर थर्मल स्कैनर से जाएंगे तो आपको कोविड नहीं हो सकता, लेकिन इसके भी कोई एविडेंस नहीं है, इसका भी कोई ये नहीं है. चौथा फैक्ट ये था कि आप अगर दारू पियेंगे या फिर आप ड्रिंक्स करेंगे तो आपको कोविड नहीं होगा. दिस इज ऑल्सो मिथ, ये फैक्ट नहीं है. सो अगर आप कोविड हो गया है आपको और अगर आप यू आर ड्रिंकिंग अल्कोहल, इट माइट क्रिएट अ कॉम्प्लिकेशंस, सो डोंट डू दैट वन. नेक्स्ट फैक्ट ये था कि आप जैसे मिथेनॉल या ब्लीच ऐसे कुछ पियेंगे तो
आपको कोविड नहीं हो सकता, लेकिन सॉरी मिथ ये था, लेकिन फैक्ट ये है डोंट डू दैट वन। मिथेनॉल ये बहुत ही पॉइजनस होता है, या फिर जो ब्लीच ये भी बहुत ही पॉइजनस होता है। सो डोंट ट्राई टू ड्रिंक दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ये WHO ने कहा है। उसके बाद कोल्ड या हॉट एरिया में मतलब हॉट एरिया में इन्फेक्शन नहीं होता ऐसे बोला था, लेकिन दैट्स नॉट ट्रू। अभी मतलब आप इंडिया में देख सकते हैं, आप अभी फैक्ट पता, सबको पता ही चला है कि फैक्ट क्या है, इंडिया हॉट कंट्री है, लेकिन फिर भी वहां पे कोविड का प्रसार बहुत ज्यादा हो रहा है। उसके बाद ये भी कहा गया था कि मतलब आप अगर मिनरल्स खाएंगे, विटामिन खाएंगे तो आपको कोविड नहीं होगा। इसका रीजन हम अलग तरीके से दे सकते हैं। अगर ये चीजें खाएंगे तो आपकी प्रतिकार शक्ति या फिर आपका इम्यूनिटी बिल्डअप हो सकता है, लेकिन the fact is that it doesn't prevent the COVID-19. So yeah, you can try to prevent, improve your immunity, but fact ये है कि उसके कारण आपको ये नहीं होता। बाद में ब्लीच या फिर कुछ डिसइंफेक्टेंट बॉडी में लेने से या फिर स्प्रेड करने से आपका कोविड नहीं हो सकता। दैट इज आल्सो नॉट ट्रू। आपको अगर बॉडी के ऊपर ऐसे हार्मफुल केमिकल स्प्रे करना गलत बात है टू प्रिवेंट द कोविड। या यू कैन हैव द हैंड वॉश या फिर use the disinfectant to wash your hands, but don't use for like spraying on your body. उसके बाद ये भी फैक्ट कहा गया है कि मतलब बहुत ज्यादा ठंडी होती है तो कोविड का वायरस नहीं, हाँ उस जगह पे वो मर जाता है या कुछ हो जाता है, लेकिन ये भी फैक्ट नहीं है। वाइस वर्सा, अगर बहुत ज्यादा आप सन बात करने बैठे या फिर आपको सन बर्न करना है तभी आपको कोविड नहीं हो सकता। दिस इज ऑल्सो नॉट प्रूवन। सो ये चीजें भी मत करना। उसके बाद और एक फैक्ट था कि यूवी रेडिएशन भी इसको किल कर सकते हैं, लेकिन यूवी रेडिएशन हमारी स्किन के लिए बहुत ही डेंजरस होते हैं। सो अगेन इट्स सजेशन दैट डोंट एक्सपोज योर लाइक नेकेड स्किन टू द, मतलब आपका खुला हाथ या पैर कहीं पे भी यूवी रेडिएशन को ये मत कीजिए। उसके बाद और एक फैक्ट था कि मास्क बहुत देर पहनने से यू विल फील सफोकेशन या फिर आपको CO2 का कमी हो जाएगी। लेकिन आप अगर अच्छी तरह से मास्क पहन के रखेंगे ज्यादा देर, then definitely it will not create any uncomfortness. So but just you have to make sure that आपका मास्क ड्राई हो, या फिर अगर आपने बहुत ही फॉर एग्जांपल 3 या 4 घंटे से ज्यादा यूज किया है तो आपको उसको निकाल के या फिर दूसरा मास्क यूज करना है। आप ज्यादा देर अगर वो मास्क वेट रहा या फिर ये कहा रहा तो फिर उस मास्क में जो कीटाणु है उसका डेवलपमेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सो वी हैव टू प्रिवेंट दैट। सो जो मतलब कॉमन हाइजीनिक प्रैक्टिस है, क्लीनिंग प्रैक्टिस है, वो फॉलो करना जरूरी है। ना फिर वायरस के लिए ही, बाकी किसी भी डिजीज के लिए हमें ये फॉलो करना बहुत आवश्यक होता है। उसके अलावा मतलब डेक्सोमेथासोन या हाइड्रोकॉर्टिसोन, ये आपको अगर सीवियर इन्फेक्शन है तभी यूटिलाइज करना जरूरी है, या आप हॉस्पिटलाइज्ड है, डॉक्टर के मतलब अगर डॉक्टर ने आपको बताया है तभी लेना जरूरी है। सेम फैक्ट इज ट्रू फॉर द हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, या फिर जो भी अभी क्लिनिकल ट्रायल्स में मेडिसिन है उसके लिए भी यही फैक्ट है। सो मेक श्योर दैट लाइक you know the things before applying. So आपको ये पता कर रहना जरूरी है कि कौन सी मेडिसिन कब लेनी है। मतलब ये नहीं है कि मतलब आप मेडिसिन ले रहे हैं कर रहे हैं। आजकल मतलब आप डॉक्टर को बता रही है कि नहीं मुझे रेमडेसिविर चाहिए, मुझे रेमडेसिविर चाहिए, लेकिन आपकी या फिर आपको अगर डॉक्टर आपको कोई मेडिसिन मना कर रहा है उसके पीछे कुछ रीजन होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया रेमडेसिविर जो है वो आपका अगर लिवर अच्छा नहीं है या फिर किडनी अच्छी नहीं है तो आपको रिकमेंड करना गलत है, क्योंकि आपका वो लिवर फंक्शन टेस्ट बढ़ाता है, और अगर आपका लिवर टेंशन फंक्शन टेस्ट बढ़ गया देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम टू योर लिवर। सो जो डॉक्टर की सलाह से मतलब ये जो मेडिसिन है ये डॉक्टर की सलाह से लेना सही रहता है, ये आई वुड लाइक टू से। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, let's fight together to win this battle. Stay safe, stay home, and spread awareness. Yeah, thank you for listening. थैंक यू सर आपका। Yes, it's like welcome to have some questions.
हाँ वही वही बोल रहा हूँ, अगर कोई सवाल रहे तो। हाय सर। हाँ बोलिए। हाय। सर एक्चुअली क्या कि हैंड वॉश भी करते हैं, इसके भी मतलब डिफरेंट तरीके होते हैं, जैसे सैनिटाइजर या लिक्विड सोप लिया, तो ऐसा नहीं है डायरेक्ट यूज कर लिया और काम हो गया अपना। तो सर इसके मतलब कुछ हो गए ना स्टेप बाय स्टेप हैंड वॉश करने के? आप अगर मतलब आप अगर सिंपली यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे कैसे हैंड वॉश करते हैं, आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। लेकिन हैंड वॉश करते समय आपको मतलब नॉर्मली दोनों फिंगर्स के बीच में या फिर इस तरह से अच्छी तरह से 10 सेकंड या 20 सेकंड वॉश करना जरूरी है। मुझे एग्जैक्टली टाइम पता नहीं कितनी सेकंड वॉश करना जरूरी है, लेकिन आप अगर वॉश करते हैं देन इट विल रियली हेल्प टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। या मैं सर कई किया था सर एक्चुअली, 30 यदि सेकंड हम मानना था, 20 सेकंड बोला जाता है। करते हैं तो 20 सेकंड्स या 20 सेकंड्स 40 सेकंड, एंड हैंड वॉश करते हैं तो 40 to 60 सेकंड। या हेलो। हाय। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे एक तो सिम्टम्स जो बताए हुए हैं आजकल WHO ने भी कि आपको स्नीजिंग हो सकती है और आपको कॉमन कोल्ड हो सकता है और कफ भी आ जाती है, तो कई बार जैसे हमको सिंपली फीवर भी हो सकता है, तो हमको पता कैसे चलेगा कि ये जो सीजनल फीवर है या मतलब कोविड से हुआ है सिम्टम्स है? इसके बारे में आप कुछ बताएंगे सर? यूजुअली क्योंकि ना जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट स्ट्रेन का डिफरेंट रिएक्शन होता है। अगर आप शुरुआती के दौर में देखेंगे 2019 या 20 के टाइम में, तो टेस्ट चला जाता था, हमारे बर्थ टेस्ट का चला जाता था या फिर फीवर होता था। लेकिन आजकल ये सिम्टम्स नहीं दिख रहे, मतलब डायरिया हो रहा है या फिर ये हो रहा है। अगर आपको कॉमन कोल्ड हुआ है तो आपको सिम्टम्स अलग दिखेंगे, लेकिन एज सच इसका कुछ मतलब क्या कह सकते हैं, वी कैन नॉट से 100% श्योर दैट लाइक इज नॉट द कोविड वन, बट नॉर्मली आपका अगर सिमिलर सिम्टम्स, एक दो सिम्टम्स आपको ऑब्जर्व नहीं हो रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि ओके दिस इज नॉट कोविड-19। मतलब कुछ सिम्टम्स कॉमन होते हैं, वो आपको दिखेंगे ही दिखेंगे इस टाइप में। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका रनिंग नोज है या फिर आपका क्या कह सकते हैं टेस्ट चला जा रहा है कुछ दिनों के बाद, देन यू मे थिंक दैट ओके यू नीड टू सी द डॉक्टर। टेस्ट भी चला जाता है इसमें, है सर? हाँ ठीक है सर। Sir, I have a question. यस। Sir, is it possible to make single dose of Covaxin like Johnson and Johnson? Single dose of Covaxin. Actually, I'm not expertise on the vaccination part, but because like the stability is the one of the main concern for that one, in my opinion. And the other problem is that like yes, it's possible to make a dose, but like maybe the temperature, maybe the strain is not that much strong enough. मतलब कुछ स्ट्रेन के ऊपर मे भी लागू हो सकता है, कुछ स्ट्रेन के ऊपर लागू नहीं हो सकता ऐसे। आई थिंक पीपल स्टिल ट्राइंग टू, बिकॉज ये जो पैंडेमिक है ये इज लाइक इमरजेंसी वन, सो एनफ क्लिनिकल ट्रायल्स अभी हुए नहीं है। अगर एनफ क्लिनिकल ट्रायल्स होते तो फिर या डेफिनेटली यस वी कैन एबल टू नो द फैक्ट्स। Thank you, sir. हेलो सर। हेलो। हाय। हेलो। हाय हेलो। हाँ जी सर, मैं ये पूछ रहा हूँ सर, क्या नाम है, मैं और मेरी जो मिसेज है वो हम दोनों कोरोना पॉजिटिव हैं अभी। ओके हाँ। तो सर मैं अभी ये देख रहा था कि व्हाट्सएप पे के वो आ रखे हैं कोरोना किट के नाम से, जिसमें कुछ टैबलेट्स के नाम लिखे हुए हैं, जैसे पैरासीटामोल, एजिथ्रोमाइसिन, सिट्राजिन और फिर विटामिन सी, जिंक टैबलेट्स, ये सब चीजें। हाँ। तो हम 21 अप्रैल से पॉजिटिव हैं और होम आइसोलेट हैं। अच्छा। तो हम 100% रिकवर हो चुके हैं वैसे अभी, लेकिन अभी हम जैसे एजिथ्रोमाइसिन वगैरह टैबलेट कंटिन्यू ले रहे हैं। तो मैं पूछ रहा था कि ये जो टैबलेट है अब हमें मतलब लेनी बंद कर देनी चाहिए या फिर कंटिन्यू रखनी चाहिए अभी कुछ, क्योंकि थोड़ा आप अगर अच्छी तरह से रिकवर हो गए, मतलब जहां तक मुझे मेरा नॉलेज है, एजिथ्रोमाइसिन ये जो टैबलेट है ये
एंटीबैक्टीरियल है, अच्छा मतलब ये एंटीवायरल नहीं है, ये पहली अच्छा चीज। और दूसरी चीज आप मतलब अच्छी बात है कि यू 100% रिकवर फ्रॉम दिस वन। आप या फिलहाल के लिए हेल्दी हैबिट्स रखेंगे तो वो सबसे सही है, हाइड्रेटेड रहिए या फिर हेल्दी फूड खाइए, ये दूसरा सर इम्पोर्टेंट। अभी अभी सप्लीमेंट्स आप जैसे हमें अभी 17 डेज के अप्रोक्स हो गए, 21 अप्रैल से हम क्वारंटीन है, तो अच्छा 17 डेज कंप्लीट हो गए हैं, तो अभी हमें कोई सिम्टम्स जो है वो नहीं है, मतलब बिल्कुल हमें लग रहा है कि वी आर 100% फाइन। तो ने मैं फिर से दोबारा कोविड टेस्ट किया था क्या? दोबारा से कोविड टेस्ट नहीं करवाया अभी हमने। एक्चुअली अच्छा मैंने आपको डॉक्टर से कंसल्ट किया था, जहां मैंने सैंपल दिया था तो वहां से डॉक्टर का कॉल भी आया था, तो उन्होंने कहा था कि आफ्टर 17 डेज आपको कोई जरूरी नहीं है टेस्ट करवाना। तो वैसे गवर्नमेंट ने अभी बंद कर दिया है दोबारा से, जो होम आइसोलेट है उनका दोबारा से टेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने मना कर दिया है। तो उन्होंने भी मना किया था, अच्छा बोला कोई जरूरी नहीं है, आप अगर फिट एंड फाइन है तो फिर कोई जरूरी नहीं है कि आपको दोबारा से टेस्ट करवाना पड़ेगा। हाँ, आपको अगर मतलब सिम्टम्स नहीं दिख रहे या फिर सिविरिटी नहीं बढ़ रही है तो फिर आई थिंक इज फाइन, मतलब इसका मतलब ये है कि आप रिकवर हो गए अच्छी तरह से। हाँ जी सर, क्योंकि हाँ एक्चुअली जो ज्यादा माइल्ड सिम्टम्स थे, कोई ज्यादा दिक्कत वाले वो नहीं, तो नॉर्मल, जैसे मिसिज की तो स्मेल चली गई थी उनकी, तो बाकी मुझे इतना कोई सिम्टम्स लगा नहीं। मैं तो मिसिज का चेक कराने के लिए गया था कोविड टेस्ट, तो उन्होंने हम दोनों का अच्छा किया फिर, तो दोनों फिर पॉजिटिव आ गए। उसकी मतलब ये क्या होता है पता है क्या, ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रतिकार शक्ति कैसी है, आपकी इम्यूनिटी कैसी है, उसके ऊपर भी। और दूसरी चीज ये भी होता है कि मतलब बहुत सारे लोगों को माइल्ड तरीके से होता है ये, क्योंकि हाँ जी अगर सर। देखा जाए तो ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है। हम्म। तो जैसे हमें नॉर्मल कोल्ड कफ होता है ना, उसी प्रकार से ये होता है, किसी को सिवियरली होता है, किसी को। हाँ सो मुझे तो सर मीन्स एक्चुअली लाइक कोई सिम्टम्स था नहीं, बट मैं तो रिपोर्ट जब पॉजिटिव आई तो मुझे पता लगा कि आई एम पॉजिटिव। तो बाकी अच्छा ये था। तो सर अभी जैसे विटामिन सी वगैरह के और जिंक जो टैबलेट्स हैं, तो ये तो हम ले सकते हैं वैसे, इनका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? मतलब कोई भी चीज आप अगर प्रमाण में लेंगे तो इट्स बेटर, लेकिन आप अगर मतलब रेगुलरली कुछ समय के लिए लेंगे तो वो सही है। ये सप्लीमेंट्री है, लेकिन एडवाइस ये रहेगा कि हेल्दी डाइट मेंटेन करो। ये भी ले सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम, बट अच्छा सर, टेक एक इट लाइक विद इन लिमिट्स। मल्टीविटामिन की टैबलेट्स हो रहे हैं, क्या वो सही रहेंगी ज्यादा यूज लेनी? मतलब आप अगर डॉक्टर से कंसर्न करेंगे तो वो सही रहेगा, क्योंकि मैं एक्सपर्टीज नहीं हूँ उसमें। अच्छा बट अच्छा, ठीक है स्टिल लाइक मींस स्टिल यू कैन टेक मींस लाइक इट्स सर। ओके, थैंक यू सर। या नो प्रॉब्लम। Thank you, Dr. Manvinder, for such an informative talk. I'm not from the background of biological but I'm a physics scholar. I have asked a सर जी, question आपकी आवाज about थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही है। now it is clear. हाँ हाँ बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसा it is well known that जो कोविड-19 है ये अपना म्यूटेंट बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है, म्यूटेंट में काफी चेंजेस आते हैं। तो जैसा कि देखा गया तो सेकंड वेव अभी इंडिया में चल रही है, तो इसमें जो प्रेडिक्शंस थे काफी फेल हुए हैं और किसी ऑक्सीजन की इतनी कमी आने वाली है। तो जो प्रेडिक्टेड थर्ड वेव है, WHO ICMR 26 से ऐसा predict करते हैं कि जो इसके आने वाली इफेक्ट हो कम हार्मफुल हो। सर जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप फिर से सवाल पूछेंगे क्या? क्वेश्चन ये हेलो। प्रेडिक्टेड थर्ड वेव है। हेलो हाँ am I audible? या यू कैन से इट नाउ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो थर्ड वेव जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं साइंटिस्ट इंडिया में, उसके लिए क्या साइंटिस्ट कोई पहले से ही कुछ ऐसा मॉडल तैयार कर सकते हैं जो लॉस हो काफी कम हो? सेकंड वेव में देखा कि प्रेडिक्ट नहीं किया था, ऑक्सीजन की कमी होगी, काफी जो सिचुएशन है। आवाज क्लियर नहीं हो एक्चुअली रहा है। हाँ, मतलब आवाज ब्रेक हो रहा है, लेकिन जहां तक मुझे मैं सवाल रिपीट करूंगा, लेट मी नो इज राइट और रॉन्ग। जहां तक मुझे समझ में आया है कि आप ये कह रहे हैं कि
how they predict the third wave, or how they predict scientists, how they predict the waves it's coming or not. Is Yes, that your yes, question? Yes, sir. Okay. So usually like the expertise have some models like हम अगर हम आपको अगर बेसिक पता होगा तो बेसिकली हम एक स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं और उस स्टैटिस्टिक्स के बेसिस के ऊपर हम एक मॉडल या थ्योरी डेवलप करते हैं, एजम्स करते हैं कि दिस माइट बी गोइंग टू हैपन. तो so based on that usually people derive the model and they say that one, क्योंकि maybe that's true or that's not true, it's like another fact, but for now like we have to predict the things and we have to prevent like it should not happen again. ये prevent करने के लिए they try to know the things इस प्रकार से. So because like I didn't read the statistics until now. Also I'm out of the India, so I read a little bit but I didn't read in detail, but for now is Hello, sir. September Hello, sir. September to October there might be Okay, thanks. have chances to have the Hi, sir. next. Hello, Okay. sir. Hi. Sir, is there any possibility कि किसी इंसान को दोनों vaccines लग चुकी है? After that, he or she will affected with the corona. Means क्या होता है पता है क्या, मतलब it's like vaccination की no वजह से one can. Yes. वैक्सीनेशन एक कारण हो सकता है कि कोरोना डेवलप हो जाए. वैक्सीन तो सिर्फ एक इम्यूनिटी अगर आपने But देखा होगा still- वैक्सीन का, if you see the vaccination things, they always claim that is like 92% or 95% effective, but no one can 100% sure that if the person vaccinated he's completely safe. It's still no, not but my happening. But question is not that like means जो जिनको वैक्सीन लग चुकी है उनको कोरोना हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है. मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या वैक्सीन जैसे लगवाई गई है, वैक्सीन लगने के बाद जैसे किसी भी इंसान के अंदर एक फीवर और इम्यूनिटी डेवलप होती है के लिए, तो वो हाँ. इम्यूनिटी डेवलप होने जाए क्या इसको वैक्सीन की वजह से ही डेवलप हो सकता है कोविड? Can you say it again? आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी. ओके, मेरा क्वेश्चन ये है कि वैक्सीन लगाने की वजह से इम्यूनिटी डेवलप होती है, यू ऑल नो, हाँ. बट हाँ. ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ दिस इम्यूनिटी कोई पर्सन ऐसा हो सकता है कि उसकी इम्यूनिटी डेवलप होने की बजाय उसके अंदर वो फीवर आ जाए या कोरोना के सिम्टम्स आ जाए और फिर वो एक सोर्स का काम करे स्प्रेड करने का. मींस ऐसा Actually, कुछ हो सकता है? मतलब हाँ there is possibility, but usually क्योंकि क्या होता है पता है क्या, आप अगर कोई भी वैक्सीन देखे या फिर कोई किसी भी वैक्सीनेशन प्रोसेस में क्या करते हैं पता है क्या, हम we just put the thing is like it's like half dead virus, means like I'm just giving the Yeah, example, attenuated states. half dead virus. Yeah, and then like we like how to say, हमारी immunity को हम बढ़ावा देते हैं कि okay just activate the things, activate the antibodies against that and develop the resistance against that. So that's the basic things we do. So but in sometimes if the person's immunity is not so strong enough, there might have chances that like him, आपको अगर ये भी पता होगा किसी ने अगर वैक्सीन का डोज लिया होगा, they might get some fever or something, क्योंकि again this is like how to say, this is like again the foreign body, so our body will not accept that one easily sometimes. That means the vaccination there is also a spread. There may be. Yeah, it's like the chances is less, but yeah, we cannot say completely no. And my next question is sir कि अगर किसी को नॉर्मल फीवर है या कोई और हल्का फुल्का उसकी then in case उसको वैक्सीनेशन कराना चाहिए या उसे उस फीवर हटने को वेट करना चाहिए? My recommendation is that like until if he has some fever or some or he or she has some fever or something, I would strongly recommend should not do the vaccination for that time, because his immunity is already low and then we don't know what's the reason for the fever, so it's not better idea to have the vaccination at that time. सर मलेरिया के जो सिम्टम्स होते हैं, मलेरिया की तरह जो सिम्टम्स क्या वो कोरोना के मरीज के लिए हो सकते हैं? Malaria symptoms is different than COVID symptoms. सुनने में आ रहा Malaria था is कि like जो क्वीन है वो काम कर रही थी
क्विनीन या कुछ इस तरह की मेडिसिन जो मलेरिया की हैं वो कोरोना के मरीजों के ऊपर काम कर रही थी। तो क्या ऐसा है कि जो मलेरिया के जो सिम्टम्स वाले लोग हैं मे बी दे मे आर मैक्सिमम टाइम क्या होता है पता है क्या, अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है आइदर मलेरियल और आइदर वायरल इन्फेक्शन, मोस्ट प्रोबेबली बॉडी विल शो सम रिएक्शंस टू दैट वन। मलेरियल सिम्टम्स जो है, मतलब अगर आप देखा जाए कोविड के सिम्टम्स ये ज्यादातर रेस्पिरेटरी रिलेटेड है, लंग्स के रिलेटेड है, ना कि मतलब मलेरिया के सिम्टम्स ज्यादा तो स्टमक या फिर आपको डायरिया होता है या फिर ये होता है। So is like totally two different disease, and क्योंकि I am not the medical expert, so I should not say the properly about this one. But I think, in my opinion, malarial symptoms will be totally different, a little bit different from that one. जब हम टेस्ट करेंगे तभी पता चलेगा कि ये मलेरिया है फिर वायरल है। टेस्ट करना फिर जरूरी होता है ऐसे। Thank you. In that case. हाय सर। हाय सर। हाय हाय। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन आपसे सर, हाँ नमस्ते सर। सर मेरे दो क्वेश्चन है आपसे, एक फैक्ट रिलेटेड है और दूसरा आपकी पर्सनल ओपिनियन पे है। तो सर पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि जब कोई वायरस म्यूटेंट करके नया स्ट्रेन फॉर्म जनरेट कर लेता है तो वो जब ह्यूमन बॉडी में जाता है तो उसका अपना एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है यानी कि जहाँ पे वो इंक्यूबेट करेगा। तो जब एक वायरस न्यू स्ट्रेन का फॉर्म ले लेता है तो वो उस अपने साथ क्या अपने इंक्यूबेशन पीरियड को भी चेंज करता है? पहला तो क्वेश्चन ये है सर आपसे। दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि मैं जिस स्टेट से बेसिकली उत्तराखंड से आता हूँ, आजकल बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सो मच रेन इज हैपनिंग देयर, सो वाटर इज गेट कंप्लीटली कंटामिनेटेड। तो इस वजह से क्या हो रहा है सर, जैसे जॉइंटिस के केसेस आ रहे हैं और आपका टाइफाइड के केसेस आ रहे हैं, इवन बहुत सारे मतलब डेंगू या चिकनगुनिया इस टाइप के फीवर भी आ रहे हैं। तो ये इस प्रकार की जो ये लोगों में क्या है कि जैसे माइल्ड फीवर आ रहा है तो वो समझ रहे हैं कोरोना है, तो वो अननेसेसरी सर स्टीम ले रहे हैं और जो भी प्रिकॉशनरी मेजर कोरोना के लिए हैं डॉक्टर ने बताया उन सबको फॉलो अप कर रहे हैं। तो इस प्रकार के उसको आपकी पर्सनल क्या ओपिनियन, हम कैसे इसको मतलब गलत अवेयरनेस जनरेट कर सके उनमें? मतलब आपका पहले सवाल का मैं पहले आंसर देना चाहूंगा। आपका जो पहला सवाल है, ऑफ कोर्स हर म्यूटेंट का मतलब हर म्यूटेंट का अलग इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ये डेफिनेटली हमें पता है। उसके अलग सिम्टम्स होते हैं, ये भी होता है, भले ही मतलब कुछ कॉमन सिम्टम्स होंगे लेकिन अलग सिम्टम्स होंगे। दूसरी चीज, इंक्यूबेशन पीरियड जैसे वायरस के ऊपर भी डिपेंड है, उसी प्रकार से इंक्यूबेशन पीरियड डिपेंड ऑन पर्सन आल्सो, हाउ मच इज द इम्यूनिटी। अगर कोई बंदा बहुत ही स्ट्रांग है, जैसे कि आपने अगर डिस्कशन में देखा होगा, वन ऑफ द पर्सन गेट COVID-19 बट ही डोंट शो एनी सिम्टम्स, उनको कुछ भी सिम्टम्स मिले नहीं, दे जस्ट लाइक अ नॉर्मल बट दे रिकवर वेरी फास्ट, तो उनकी इम्यून सिस्टम अच्छी थी, सो इट्स एलिमिनेट लाइक रियली फास्ट वन। सो for that case, yes, they have the different incubation period and they have the different immunity systems dependence, ये दो चीजें होती है। आपके दूसरे सवाल का क्वेश्चन होता है, अगर अभी मतलब रेनिंग सीजन है तो डेंगू या चिकनगुनिया या मतलब जो भी है वाटर रिलेटेड टाइफाइड या जॉन्डिस, टाइफाइड जो भी है, सबसे पहले हमें क्या करना जरूरी है पता है क्या? हमें जनरल क्लीनलीनेस अवेयरनेस रखना बहुत जरूरी है। जहां तक मुझे पता है पूरी इंडिया में हम क्लीनलीनेस के बारे में बहुत ही उदासीन है, मतलब पानी के बारे में या फिर किसी के बारे में। हाँ चलो, मतलब हम मान सकते हैं कि ये करना जरूरी नहीं है, लेकिन सबसे पहले आप सिंपल चीजें कुछ कर सकते हैं। मैं ये नहीं चाहता कि यू हैव टू बाय लाइक एक्सपेंसिव फिल्टर्स और समथिंग, लेकिन आप जैसे कि बेसिक साइंस में हमारे कुछ एक्सपेरिमेंट थे, मुझे वो हिंदी में नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो जो क्लोरीन का जो वाटर ड्रॉपलेट मिलता था वो भी कुछ डाल के हम वी कैन प्रिवेंट दिस काइंड ऑफ इन्फेक्शन। या फिर सिंपली अगर वो भी नहीं कर पाएंगे, हम वाटर बॉईल करके पी सकते हैं, दैट विल आल्सो हेल्प टू प्रिवेंट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। दैट्स द फर्स्ट थिंग, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो आपने जो डिसीजेस कहा, कॉलरा या फिर चिकनगुनिया या फिर ये जो वाटर बोर्न डिसीज है ज्यादातर प्रमाण में। और दूसरी चीज, अगर हमें फीवर की शंका लग रही है तो पहले हमें सबसे पहले ये करना जरूरी होता है कि हमें ब्लड टेस्ट करना जरूरी होता है। तो जब ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट आया तभी मेडिसिन लेना जरूरी होता है। हमारे इधर दूसरी मतलब दिस इज ऑल्सो नॉट गुड फैक्ट बट दिस इज द फैक्ट इज दैट सेल्फ मेडिकेशन बहुत करते हैं हम, दैट इज नॉट गुड थिंग। उसके कारण क्या हो रहा है पता है क्या, कि हम एजिथ्रोमाइसिन या फिर सिंपली सिप्रोफॉक्सासिन या फिर
सिफोडॉक्सिन, ये जो सिंपल एंटीबायोटिक्स है ना, वो हम हमारे मन से ही लेते हैं, हमें अगर इन्फेक्शन हो या ना हो फिर भी हम वो ले लेते हैं। इसके कारण क्या हो रहा है बताइए क्या, ब्रॉड लेवल पे इसको रेजिस्टेंट डेवलप हो रहा है इस एंटीबायोटिक्स को। मतलब MDR अगर भगवान ना करे लेकिन हाँ, तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट अगर डेवलप हो गया तो इट्स हार्ड टू फाइंड द मेडिसिन फॉर दैट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सिंपली मतलब ये भी हो सकता है कि आपको टाइफाइड हो गया है लेकिन कोई भी एंटीबायोटिक आपके ऊपर वर्क नहीं कर पाएगी, और ये बहुत कॉमन है। मतलब जहाँ कंट्री, जिस कंट्री में मैं रहता हूँ वहां पे, मतलब हमारे इधर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगा। जो अल्सर की दवा होती है ना हमारे इधर, आप सबको पता होगा जिंटैक हम यूज करते हैं, लेकिन हम जिंटैक नहीं, अभी हम जो प्रोटीन पंप इनहिबिटर है ना, ऑक्सीप्राजोल, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन एक वो दवा है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है, वो हम यूज कर रहे हैं आजकल, वो भी हमें OTC मिल रहा है, मतलब ओवर द काउंटर मिल रहा है। दैट इज द पीटी फैक्ट। और इसके लिए मतलब डॉक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है, फार्मासिस्ट भी रिस्पॉन्सिबल है, और हम जनरल पब्लिक भी रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम किसी भी हॉस्पिटल में चले जाते हैं, तभी डॉक्टर को हम बोलते हैं कि नहीं मुझे जल्दी से रिकवर होना है, तो डॉक्टर हमें स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स देता है और फार्मासिस्ट हमें फिर वही एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करता है। उसके कारण मतलब हमारा जो नॉर्मल इम्यून सिस्टम है ना, वो पूरी इट्स लाइक गेटिंग डिक्लाइन, दैट्स द फैक्ट। तो आपका अगर सेकंड क्वेश्चन का सवाल ये होगा, आंसर ये अगर समराइज करना चाहूंगा मैं, तो सबसे पहले वो फीवर किस प्रकार का है ये देखना जरूरी है। अगर वो फीवर कंसिस्टेंट है, उसके साथ आपको अगर कोल्ड के लक्षण दिख रहे हैं, या फिर सिर दर्द हो रहा है, या फिर डायरिया हो रहा है, देन सी द डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल, और ब्लड टेस्ट करवाए सबसे पहले। ब्लड टेस्ट के कारण ये जो आपने जो डिसीज मेंशन किए, इसका सर क्या ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी कोई ऐसा, अच्छा सर क्या ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी कोई ऐसा चार्ट, मतलब ऐसे अपने स्तर पे कोई चार्ट बता सकता है जो बेसिक सिम्टम्स होते हैं प्रत्येक डिजीज के, हर एक डिजीज के, जो कि मतलब एक्चुअली कॉमन पब्लिक तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू पहुंचे? मतलब क्योंकि आपका सुझाव सही है, सर अभी लेकिन क्या होता है पता है क्या? हाँ बोलिए सर। बेसिकली अभी क्या है, जैसे फियर ऑफ कोरोना है, तो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो डॉक्टर पे पहुंचने में हेजिटेट कर रही है, मतलब उनको मतलब वो जा ही नहीं रहे उस पर, तो वो सेल्फ ट्रीटमेंट, जैसे आपने बोला सेल्फ मेडिकेशन के पाथ को फॉलो अप कर रहे हैं, तो इस वजह से वो सिचुएशन और ज्यादा एग्रीगेट हो रही है मतलब आगे। मतलब तो इसके लिए मतलब जैसे कोरोना के लिए अभी सारे जैसे जो गाइडलाइंस है, जैसे हमारे गवर्नमेंट के स्तर पर जितने भी होंगे वो सब लोगों तक पहुंच रहे हैं, तो लोगों को पता है ये वाले सिम्टम्स हम फॉलो कर रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन रिगार्डिंग अदर डिजीज सिम्टम्स, वो सिम्टम्स उन्हें पता है नहीं। कई बार क्या होता है कि उन्हें लगता नहीं है, क्योंकि फीवर तो हर केस में आता है, अगर कंटामिनेटेड वाटर पिएगा तभी माइल्ड फीवर आएगा ही आएगा उसको किसी हिसाब से। तो मतलब शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं इस केस में? अभी मेन प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, अभी हमारे इधर मतलब फिर से वही इथिक्स की बात आती है। हमने जिस प्रेजेंटेशन के स्टार्टिंग में हमने इसके ऊपर बात की थी, हमारे इधर डॉक्टर के लोग क्यों जाने को डर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर लूट रहे हैं, ये सबसे पहली फैक्ट है। मतलब सभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन देयर आर सम फ्यू पीपल्स लाइक दे आर टेकिंग अ लॉट ऑफ मनी एंड लॉट ऑफ थिंग्स, सो दिस इज द फैक्ट। तो मतलब आपने जो कहा कि सिम्टम्स का एक चार्ट बनाना जरूरी है, तो उसके बारे में जहां तक मैक्सिमम डिसीज जो है ना, उसमें कॉमन चीजें बहुत होती है, और उसको डिफरेंशिएट करना टेस्ट के अलावा हम बताना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी जैसे कि पानी के कारण जो डिसीज होते हैं उसकी लिस्ट हम बता सकते हैं, उसके कॉमन सिम्टम्स बता सकते हैं। जैसे कि मतलब चिकनगुनिया है, चिकनगुनिया में सबको पता है कि जॉइंट पेन बहुत ज्यादा होता है, या फिर आई थिंक जहां तक मैं मतलब मुझे महाराष्ट्र का पता है, महाराष्ट्र के जो डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें हर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने चार्ट्स लगाए हैं ऐसे लोकल लैंग्वेज में, और मराठी में उन्होंने चार्ट्स लगाए कि अगर ये हो गया तो फिर ये होता है, ये हो गया तो फिर ये होता है। उस प्रकार से हम वी कैन ट्राई ऑन दैट वन, मींस लाइक जो कॉमन सिम्टम्स के डिसीज के ऊपर एक चार्ट बना सकते हैं। बेसिकली क्या है पता है क्या, हेल्थ अवेयरनेस स्कूल में पढ़ाना जरूरी है, स्कूल और कॉलेजेस में, तभी जाके we can prove this one. Agar science society, like some people who is in like a medical stream, they like to take the initiative in this one, then like it will be great. Because like I am also not the science, means like I'm not also not the medical background, means like it's pharmacy background, so
and also his researcher background, so is different from those who are working in the clinical or the hospital one. So yeah, if some people from that background join this kind of things, then it's like more and more awareness about this one. That's my personal opinion. Thank you, sir. Thank you. Yeah, you're welcome. There is a question from Facebook Live. Okay. Mr. Rajesh Kumar asking that he had symptoms like he had no symptoms like sneezing, cough, etc. But when he went for the test, he found that he was positive. So how could a person know in that case? In that case, like there are the two ways we can do this one. Maybe like if you want to make sure that he can do one more time test, that's the one way we can able to know, to understand, confirm is they really positive or not. That's the one way. And other way, like if he don't have any symptoms for now, he might wait for a while and see like how things are going on by following the simple hygienic practices, or maybe he can isolate himself for a while. Then also it's easier for them to understand the things. These are the two ways he can able to face this kind of situation. So उमेश जी आप हो? उमेश जी आपका कुछ क्वेश्चन था? हाँ जी, हाँ, आप आपका क्वेश्चन रखिए। एक क्वेश्चन था दादा मेरा कि जैसे जिनको एक बार कोरोना हो गया, ठीक, उनको दोबारा कोरोना होने कितने चांसेस हैं, और अगर हुआ तो कितना, क्या उतना ही खतरनाक जैसे अभी चल रहा है इस तरह खतरनाक होगा या नहीं? इसका मेरे पास स्टैटिस्टिक्स तो कुछ अवेलेबल नहीं है फिलहाल के लिए, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि चांसेस कम है उसको दोबारा कोरोना होने के। अगर क्योंकि कोई भी वायरल इन्फेक्शन एक बार हो गया तो फिर दोबारा होने के चांसेस तो होते हैं, लेकिन चांसेस कम होते हैं, और इट शुड बी लेस सिवियर देन, मतलब पहले से कम सिवियरिटी होना जरूरी है उसके लिए। मतलब नहीं होना, पहले जितना सिवियरिटी था उतना सिवियरिटी नहीं होना चाहिए इस बार। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि कोरोना जैसे करें वेव है, मतलब एक बार आता पीक पे जाता फिर ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाता। हेलो उमेश। हाँ जी, हाँ जी। मनमत हो, मैं थोड़ा इस सवाल पर थोड़ा मेरा ओपिनियन रखना चाहता हूँ। कोरोना की तो काफी स्ट्रेन है, अभी तो दूसरी स्ट्रेन चल रहा है, सेकेंड वेव। जो पहले वाला जो स्ट्रेन 2020 को आया था, अभी 2021 में जो स्ट्रेन है वो अलग है। तो पहला स्ट्रेन जिसको हुआ था कोरोना, तो उसकी जो एंटीबॉडी डेवलप हुआ था उसके अंदर, अभी जब सेकेंड स्ट्रेन की जो अटैक हुआ तो पहला वाला स्ट्रेन शायद काम नहीं कर रहा है। तो हो सकता है पहला वाला स्ट्रेन में जिसकी कम ये हुआ था, सेकेंड स्ट्रेन जब आया तो उससे ज्यादा भी हो सकता है। मेरा एक रिलेटिव है, रिश्तेदार है, जिसकी घटना ऐसा ही हुआ कि फर्स्ट स्ट्रेन में उतना नहीं हुआ, लेकिन अभी जब सेकंड स्ट्रेन में फिर दोबारा हुआ है, उसकी थोड़ा ज्यादा हुआ है। वो अभी तक खतरनाक नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी क्योंकि जो एंटीबॉडी हुआ था वो पहला स्ट्रेन की हुआ था, वो एंटीबॉडी सेकंड स्ट्रेन में काम नहीं कर रहा है। और वैक्सीनेशन की भी एक टाइम पीरियड है, जो टाइम पीरियड तक इस वैक्सीनेशन काम करेगा। पूरा हर साल वो लगातार काम करते रहेगा। शायद बात इतना दूर अभी तक नहीं है, ये वैक्सीन जो अभी तक बना है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो उतना दूर तक नहीं है। स्ट्रेंथ इतना दूर तक ये मेरा ओपिनियन है, बट आई कैन नॉट कंक्लूड, क्योंकि मेरे पास भी डाटा नहीं है अवेलेबल। लेकिन मतलब जो जहां तक मुझे पता है, आई जस्ट सेड बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। सो बट या दैट माइट बी द ट्रू, बट लेकिन यूजुअली जो नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन होता है ना, उसमें उसके बेसिस के ऊपर मैं कह रहा था कि मैक्सिमम लाइक 9 out of 10 देयर चांसेस दैट लाइक दे शुड नॉट yes, okay. severe symptoms, वो but तो सही one or है। two cases might be the exceptions. Yeah. हेलो दादा, एक क्वेश्चन और पूछना है मुझे। हाँ जी, हाँ जी। कहते 17 दिन में कहते कोरोना वायरस चला जाता, तो ये क्या प्रोसेस होती, क्यों ये 17 दिन में कैसे खत्म हो जाता है?
अब तक जितना स्टडी हुआ है इसके ऊपर, उसके बेसिस के ऊपर लोग कहते हैं कि 21 दिन तक ये वायरस अंदर रहता है, या फिर 14 दिन तक रहता है। उसके बाद भी ये मतलब 21 दिन तक प्रिकॉशन के तौर के ऊपर आप ये कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हमारी इम्यून सिस्टम उसको पूरा एलिमिनेट कर देती है। मतलब जब तक जिन लोगों को हुआ है या फिर जो लोग इसमें से रिकवर हुए, उसके बेसिस के ऊपर इन्होंने ये अनुमान लगाया हुआ है। हेलो सर, एम आई ऑडिबल? हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे कि अब तो क्या है, इंडियन गवर्नमेंट ने भी और डॉक्टर गुलेरिया ने भी ये कहा कि हमारी जो थर्ड वेव जो है वो आउटबर्स्ट हो चुकी है। इसमें क्या है कि हमको मास्क लगाना पड़ेगा, आइसोलेट रहेंगे तब भी, या ये कहें कि ये एयर में आ गया है वायरस, तो हर टाइम पे तो मास्क हम लगा नहीं सकते ना, तो उस टाइम जैसे सोते वक्त भी लगाना होता है, या ब्रश करेंगे तब भी उतरेगा मास्क, बात लेंगे तब भी उतरेगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बता सकते हैं? एक्चुअली ऑफ कोर्स मतलब 100% कोई भी मास्क हम ज्यादा देर नहीं लगा सकते, लेकिन हम कर क्या सकते हैं पता है क्या? हर टाइम हम मतलब हैंड वॉश कर सकते हैं, या फिर फेस वॉश कर सकते हैं, या फिर हमारे हर बार ये कर सकते हैं। भले ही ये एयर में आ गया होगा वायरस, लेकिन अगर हमने बेसिक हाउ टू से द बेसिक हमने अगर बेसिक चीजें मतलब मेंशन की, फॉलो की, तो इट शुड नॉट अफेक्ट अ लॉट। दैट्स द थिंग। और थर्ड वेव एयरबर्न भी होगा, तो लेकिन फिर भी मतलब हाउ टू से although is airborne, but still like if you prevent from that person, then it's like मैक्सिमम चांसेस कब होते हैं? जब आप पब्लिक में चले जाएंगे या फिर किसी दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, तभी ये चांसेस होते हैं। लेकिन आप घर में होंगे तो या यू आर 100% सेफ, नॉट 100% सेफ बट लाइक यू आर सेफ। यस सर, मतलब कंडेंस एरिया में नहीं जाना, वो थोड़ा आइसोलेट रहना पड़ेगा, है सर? मतलब जो नॉर्मल प्रिकॉशंस है ना, मास्क लगा के रखो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, हैंड वॉश करो बार बार, सो दीज आर लाइक बेसिक थिंग्स। इफ यू फॉलो देन डेफिनेटली वी आर एबल टू प्रिवेंट फ्रॉम दैट। ओके ओके, थैंक यू सर। दादा, मैंने क्वेश्चन पूछा था कि ये कोरोना का ऑटोमेटिक कुछ दिन में एक लहर जाते हो चले ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाते कोरोना केसेस, फिर अपने आप कुछ दिन बाद बढ़ने लगते हैं। ये सब कुछ जैसे मैं देख रहा हूँ गवर्नमेंट कोई ऐसा सब चीजें नहीं कर रहे अरेंजमेंट जिससे कोरोना केसेस कम हो, या ज्यादा लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने लगे, ऐसा भी नहीं होता। फिर भी कोरोना केसेस चले जाते हैं, एक वेव कम हो जाती है, फिर नेक्स्ट वेव आती है। क्या होता है पता है क्या दादा, इसमें ना मतलब ये बड़ा मुश्किल काम है। मतलब आप देखिए ना, वायरस ना दिख पाता है ना कुछ कर पाते हैं हम। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना ही सबसे जरूरी है। अगर हम देखा जाए, हम हर बार मास्क पहन के रखेंगे तो प्रिवेंट होता है। लेकिन अभी चलो ठीक है, मुझे भारत का तो पता नहीं है, लेकिन मैं ताइवान में हूँ। ताइवान में अभी तक सिर्फ 1000 केसेस मिले थे, वो भी, लेकिन यहाँ पे बॉर्डर कंट्रोल किया, अच्छी तरह से किया है। तो मतलब ये जो कंट्री है ना, ये पूरी कोविड फ्री कंट्री है। अभी ना वैक्सीनेशन की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है। सरकार ने बहुत अच्छी तरह से प्रिकॉशन ले लिया, और लोगों ने भी, मतलब जब मैं बस में चला जाता हूँ यहाँ पे या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेता हूँ, 100% लोग मास्क पहनते हैं। हमारे इधर मुझे बताइए कितने लोग ऐसे मास्क पहन के चलते हैं? और दूसरी चीज ये है कि हमारा, मतलब मैं ये भी समझ सकता हूँ कि हमारा देश बड़ा है, हमारे इधर अलग अलग प्रकार के लोग हैं, सो इट्स रियली हार्ड टू कंट्रोल। तो हम क्या कर सकते हैं बताए क्या? हम खुद, मतलब वही वाली बात आती है फिर, अम्ब्रेला खुद के ऊपर रखो। पूरी रेन तो रोक नहीं सकते, लेकिन खुद को मास्क लगा के प्रिवेंट कर सकते हैं। मैक्सिमम टाइम पब्लिक प्लेसेस अवॉइड करके, ये करके शायद हम इसको प्रिवेंट कर पाए। और चलो सरकार तो मतलब पब्लिक क्राउड तो रोक नहीं सकती, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन, हमारे प्रॉब्लम्स, हमारी बहुत सारी चीजें अलग है। लेकिन क्या कर सकते हैं वैक्सीनेशन के थ्रू, या फिर धीरे धीरे जब तक वैक्सीन आ रही है तब तक हम खुद को, जो कॉमन प्रैक्टिसेस है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, हाथ धोना, अगर ये फॉलो करेंगे तो शायद या वी कैन एबल टू, मतलब हम इसको फाइट कर पाएंगे। यही बस मतलब सुझाव है अभी के लिए तो। So there is a question from Miss Sikha. Question is that vaccinated people are more safer than non-vaccinated. Vaccinated people are more safer. फिर सिर्फ safer. Yeah. हाँ, मतलब जिसने वैक्सीन लिया है ऑफ कोर्स वो सेफ रहेंगे। मतलब दैट्स द फैक्ट, दैट्स वही तो रीजन है कि हम वैक्सीन
दे रहे लोगों को, जो कि मतलब डॉक्टर्स है, नर्सेस है, उनको हमने सबसे पहले वैक्सीन दिया, फिर 45 इयर्स ओल्ड पर्सन को दे दिया, फिर मतलब उसके नीचे वाले लोगों को दे रहे। वैक्सीनेशन के कारण प्रिवेंट हो सकता है, लेकिन ये गारंटी नहीं देते कि 100% आपको नहीं होगा। फिर आप वैक्सीन लिया या मतलब अगर आपने वैक्सीन भी लिया होगा तो भी आपको मतलब मास्क लगाना है, हैंड वॉश करना है, जो बेसिक मतलब जो बताया गया है वो सब फॉलो करना जरूरी है, फिर भी जब तक ये पूरा इरेडिकेट नहीं होता तब तक। और एक फैक्ट ये भी बताता है, जैसे कि इसराइल ने किया है, जहां तक मेरा स्टडी बता रहा है, इसराइल ने 40% पीपल को वैक्सीनेट किया है, तो वहां पे कोरोना कंट्रोल में आ गया है। सो अगर हमारे कंट्री में भी अगर 40% तक वैक्सीनेशन हो गया, देन यस, मे बी वी कैन एबल टू प्रिवेंट द फर्दर लाइक स्प्रेड। एक क्वेश्चन रविकांत साइनी से आया। रविकांत, आप बता सकते हो डायरेक्टली? हेलो। हाँ। हाय, एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ। या यस सर, आई वांट टू नो दैट जो वैक्सीनेशन किया जा रहा है इसमें जैसे एक आरएनए बेस्ड वैक्सीन है, दूसरा है, तो इनमें से कौन सा वो ऐसा है कि जिसमें कहा जा रहा है कि वायरस का जो है कंट्रोल फॉर्म इंजेक्ट किया जा रहा है, और अगर किया जा रहा है तो इसमें जैसे सरफेस ऑफ सेल होता है, तो व्हाट अबाउट द सरफेस ऑफ दैट वायरस व्हिच इज बीइंग इंजेक्टेड? Pardon, can you repeat your question again? I could not able to hear. सर, आई वांट टू नो दैट इसमें कहा जा रहा है ना कि वैक्सीन में इंजेक्ट किया जा रहा है द फॉर्म ऑफ वायरस, कंट्रोल फॉर्म ऑफ वायरस, तो वो आरएनए बेस्ड वाला है, एक दूसरा है, तो कौन सा तो वो है वैक्सीन, और दूसरा एक कि अगर वो इंजेक्ट किया जा रहा है तो देन व्हाट अबाउट द सरफेस ऑफ वायरस, जैसे सरफेस बना होता है सेल का लिपिड प्रोटीन से, तो उसका सरफेस का क्या वो है? एक्चुअली जो वैक्सीन प्रिपेयर होता है ना, उस प्रिपरेशन मेथड में दे लाइक दे स्टेरिलाइज दैट पार्ट एंड दे जस्ट ट्राई टू पुट ओनली द लाइक इफ इज आरएनए बेस्ड व्हाटएवर द टाइप ऑफ दैट वैक्सीनेशन, बेस्ड ऑन दैट only prepare that part and they try to inject that into the body. फिर उसके बाद जो प्रोसेस होता है लाइक देन इट क्रिएट एंटीबॉडीज, मतलब वैक्सीन देने के बाद एंटीबॉडीज क्रिएट होती है, फिर एंटीबॉडीज वो फिर अगर वायरस भी आ गया तो फिर उसको वो अटैक करने नहीं देती, तो वो प्रिवेंट हो जाता है। मतलब इस प्रकार से ये उसका एक बेसिक मैकेनिज्म चलता है। You get your answer? हेलो रविकांत, यस सर, ओके, यस सर, एक इसका जो सरफेस है, सरफेस के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन मिले, जैसे वायरस का जो सेल होता है, सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में। जैसे मैंने आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जो वायरस होता है, वायरस का आप अगर स्क्रीन देख पाएंगे तो यू विल नो दैट लाइक द वायरस हैज आउटर लेयर पे जो एक स्पाइक प्रोटीन्स होता है, उसके बाद एक ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर होता है, और अंदर जो होता है वो आरएनए होते हैं। सो दिस इज लाइक ओनली 3 कंपोनेंट्स, और ये सिर्फ जो एनकैप्सुलेटेड ये होता है ना उसके ऊपर होता है, और जो स्पाइक प्रोटीन है ना ये हमारे रिसेप्टर के ऊपर अटैच हो जाते हैं ऐसे, और वंस दे गेट अटैच्ड एंड देन लाइक इट स्टार्टेड ग्रोइंग, और उसका फिर एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उसके बाद वो फिर ग्रो होते हैं एंड देन लाइक इट्स जस्ट स्टार्टेड डेवलपिंग समथिंग लाइक दैट। सो दिस इज द लाइक साइकिल ऑफ दैट वायरस, और इसमें भी अलग अलग प्रकार है, लेकिन कोविड के बारे में ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। थैंक यू सर। शिखा, आप अपना क्वेश्चन रख सकते हो। Yes. Am I audible, sir? Yeah. My question is that how first dose and second dose works. मैंने सुना है कि first dose के बाद the immune system becomes weak and after second dose it become active. Usually जहाँ तक मुझे पता है like what I know up until now, this is like a drug. It's like if you say पहले डोज के बाद आपको of course you will feel some weakness in the first dose, but after you get the second dose you will not feel that weakness. Again, it's like vary from person to person, but first dose is like
trying to activate your antibodies, and second dose like is boosting your antibodies. So these are like a two-phase system. So first, like they are trying to activate your bodies, and then second phase, like it increase your antibodies, then like you will get a more protection. Or they like prune based on the clinical trials perform on some peoples. So that's why they decided like, okay, you can provide the dose like after 28 days. Nowadays they are saying like also you can provide this after 40 days. So after first dose, we become more sensitive towards this virus. No, not at all. We are not sensitive to the virus, but like that is not, it's like, how to say, that's not completely, it's like the chances of, for example, after first dose, you have chances of 80% not to get the virus. But after second dose, you may have chances like 95%, you will not get the infection, something like that. Okay, thank you, sir. Yeah, no problem. और कोई क्वेश्चन है ऑडियंस है? सर एक क्वेश्चन मेरा है। ओके, यस सर, यस सर, ये क्वेश्चन ये था कि जो कोविड-19 है, ये मतलब रिस्पायरेटरी सिस्टम पे अटैक कर रहा है, पर बट सम केस में देखने को मिल रहा है कि मतलब अचानक से उन्हें हार्ट अटैक पड़ रहा है, या कुछ टाइम बाद ठीक होने के बाद कुछ टाइम बाद सुना जा रहा है कि उन्हें हार्ट अटैक हो गया। तो इसका क्या कनेक्शन है? आपको अगर मैं एक अलग तरीके से एग्जांपल देना चाहूंगा इसके लिए। आपको अगर मतलब जब क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं या फिर जो भी होता है ना, तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट कंसिडर किया जाता है हर चीज में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है मेडिसिन में स्पेशली। तो मतलब क्या होता है पता है क्या, कभी कभी क्या करते हैं पता है क्या, अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोरोना हो गया है तो मुझे बताया जाएगा कि मुझे वो टैबलेट दे रहे हैं, जैसे कि कोई अगर टैबलेट मुझे दे रहे हैं और मुझे कहेंगे कि इसमें ड्रग है आप ले लो, लेकिन उसमें कुछ ड्रग नहीं होता, लेकिन वो टैबलेट खाने के कारण भी कभी कभी मैं ठीक हो जाता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि प्लेसबो थेरेपी बोलते हैं इसको। सो सिमिलर वे से कुछ कुछ लोगों को मतलब they like really afraid of that things, they might feel that okay it's affecting my things and something blah blah blah, and then like it might prevent this kind of things। मतलब जैसे कि कैसे कह सकते हैं इसको, जैसे कि डरने के कारण भी कोविड का मतलब अगर इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करते हैं ऐसे, दैट फियर। ओके, yes, any other question? Hello, hi sir, one more question is there। जैसे लास्ट टाइम जब कोरोना ने अफेक्ट किया था तो बोला गया था कि जो कम एज वाले बच्चे हैं उनको ये ज्यादा अफेक्ट नहीं करा बिकॉज देयर इम्यूनिटी इज स्ट्रॉन्ग। बट नाउअडेज अब ये बोला जा रहा है इन सेकंड वेव मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर अफेक्टेड दे आर बिटवीन द एज ग्रुप 30 to 40 and the third wave which will come, it will affect children mainly। So what about the children's immune system that is much stronger than the adult one, no? Then how it can affect? Usually हम मतलब ऐसे नहीं कह सकते कि children immune system is more stronger than adults, because like children's it's more prone to the diseases, that's the fact। But third wave affecting children's because कुछ मतलब क्या रिसेप्टर डेवलपमेंट या फिर आप अगर देखा जाए it's depend on the strain again, some strains affecting some people, some strains affecting some people। So what kind of like they are just predicting that one based on their like previous experience or what they studied from the previous data, they found that like okay it might affect the children's, something like that। So I think it's not related to the immune system, it's just related to the virus strain in my opinion। Okay, okay, so any more questions? शायद नहीं। अंकित और कुलदीप? यस सर, आज का जो विषय था कोविड-19
फैक्ट एंड मिसकॉन्सेप्शन, इसके ऊपर डॉक्टर मनमथ नरवाने सर जी ने काफ़ी अच्छे से अपनी बात रखी, और जो लास्ट में हमारा क्वेश्चन आंसरिंग हुआ उसमें भी काफ़ी हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे इस बारे में। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम आगे भी इसे मतलब कंटिन्यूटी करें, साइंस के अलग अलग टॉपिक पे हम वेबिनार आयोजित करें। और इसी के साथ मैं लास्ट में अपील करूंगा कि अगर आप लोग ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी के मेंबर बनना चाहते हैं या मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे भी आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद जो लोग इस वेबिनार में जुड़े। और फोन में भी पर्सनली कर सकते हैं कुलदीप, फोन में भी पर्सनली कर सकते हैं। यस सर, यस सर, यस सर। ओके, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू so थैंक यू much. डॉक्टर नरवाने।